हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम ऑल द एस्पिरेंट वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करेंगे हम स्पेक्ट्रम बुक को जस्ट इन 60 पेजेस में और इसमें हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं 2013 से लेके 2023 तक। और इसकी पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है 8171420646 पर मैसेज करना है। यू कैन एक्सेस द पीडीएफ व्हाट एन अवर चार्ज। ओके। और ये पीडीएफ हमारी किस फॉर्मेट में है, ये हैंड रिटन नोट्स फॉर्मेट में है। हैंड रिटन नोट्स के साथ ये पीडीएफ हमें मिलने जा रही है किसमें, ये पीडीएफ मिलेगी हमें एज अ टाइपिंग के रूप में। और इस पीडीएफ देखिए आपने मैं आपको बता दूं एक चीज, आपने कहीं से भी स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी है, आपने सेल्फ स्टडी की है या फिर आपने किसी भी कोचिंग से तैयारी की है या फिर आप कह सकते हो कि इसको आपने किसी भी यूट्यूब चैनल से इसको तैयार किया है, उसके बाद आप अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आए तो आई एम श्योर, आई एम गारंटेड, आई एम डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि इसको यहाँ से देखने के बाद आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपके सारे एमसीक्यू लगेंगे और इस हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया है कि कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। क्या होता है कि हम डायरेक्ट स्पेक्ट्रम की बुक को उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पीवाईक्यू देखने हैं अपने यूपीएससी के। यूपीएससी के जो लास्ट पीवाईक्यू है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करके देख सकते हैं और ये इट्स माय न्यू फॉर्मूला। जैसे इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ता है चैप्टर जो है 31 तक, उसके बाद इसमें आपको देखने पड़ते हैं चार्टर, उसके बाद आपको इसमें देखने पड़ते हैं इंडेक्स जो लास्ट वाले स्पेक्ट्रम में दिए होते हैं। ये 3 तरीके से अगर आप फिनिश करेंगे मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चंस कुछ भी छूटेगा। 800 पेज नहीं पढ़ने होते हैं हमें, हमें देखना होता है किस तरीके से हम हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स। अच्छा, एक खास बात और है इस पीडीएफ की कि इसको हमने प्रीलिम्स के लिए तो तैयार किया ही है, मेंस के क्वेश्चन जहाँ पे आए हैं हमने उनको भी सॉल्व किया है। ये और हमारे लिए एक अलग की अपॉर्चुनिटी है और ये मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा था। अब देखिए हम थोड़ा-सा मेंस भी देखेंगे कि हमें मेंस को किस तरह, देखिए ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा मेंस का एमसीक्यू भी हमने निकालने की कोशिश की है 250 वर्ड्स में। तो जो हिस्ट्री के एमसीक्यू हैं वो प्रीलिम्स विद मेंस के साथ है ये, ओके। तो आप ये ना सोचें कि सर ने ये रिटन नोट्स में बनाया, हैंड रिटन नोट्स में वही प्रोवाइड करा दिया, नहीं, ये हमारे पास एज़ अ टाइपिंग भी है, एज़ अ बुक के जो पेजेज़ हैं, कौन से पेज हमें पढ़ने हैं, वो मैंने यहाँ पे कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है? सो ये 2 पार्ट्स में फिनिश होगी आपकी। और पार्ट पार्ट फर्स्ट में आपको क्या देख लेना है, पार्ट फर्स्ट में देखिए कोई भी क्वेश्चंस आपका नहीं बचेगा और एक पेज पढ़ना है, दूसरे पेज पे जाने से पहले हम एक एमसीक्यू लगाएँगे। और एक खास बात और है इस पीडीएफ की कि आपका ये तो एमसीक्यू आया हुआ है 2021 में, या हमने प्रेडिक्ट भी किया है कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि ये क्वेश्चंस बनने के चांस हो। रीज़न है क्योंकि इस चैप्टर से ये वाले क्वेश्चन आ गए, तो कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर। और ये ट्रेंडिंग है, अभी आपने देखा होगा ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 के हिसाब से, उसके हिसाब से भी हमने कंपाइल किया हुआ है इसे 2023 में जो आपके सिलेबस सॉरी, जो आपके क्वेश्चंस ट्रेंडिंग चेंज हुआ था, ओके। सो स्टार्ट करने से पहले हम खुद को थोड़ा-सा मोटिवेटेड कर लेते हैं और मोटिवेटेड करने में पहली लाइन है हमारे पास, ये यूपीएससी नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिएगा, किताबों का समुद्र है और गहराई तक जाना है, ठीक है? और एक बात और आपको इसमें समझना है, देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल हो जाती है तो उनकी स्टडी स्टैग्नेंट हो जाती है, फिर उनका पढ़ने का मन नहीं करता है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपको एक चीज़ और प्रोवाइड कराता है, आप पार्ट 1 वाली जो करंट अफ़ेयर और वीडियो देखोगे मेरी, पार्ट 2 वाली देखोगे जो जिसमें करंट अफ़ेयर हम कंपाइल कर रहे हैं आपके जो आपके जून से लेके आपका अब तक हमने दिसंबर तक का जो है आपका आई थिंक सॉरी सितंबर तक का अपना अक्टूबर तक का अपना जो है वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये अपनी कोचिंग की कुछ ऑफलाइन फुटेज हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्या कहानी थी, कहानी की तरह समझेंगे, कुछ भी भसड़ नहीं करना, खिचड़ी नहीं पकाना, है ना? बहुत हो गया इस तरीके से पढ़ते हुए, सिर्फ कहानी की तरह पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे विद एमसीक्यू, ओके, वो भी पीवाईक्यू। सो स्पेशलिस्ट, सो देखते हैं क्या है। पुर्तगीज इन इंडिया, पुर्तगीज भारत में कैसे आए उससे पहले की कहानी देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ओके। ये आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, ये हैंड राइटिंग नोट्स है, उसके बाद हम टाइपिंग वाले पे भी चलेंगे, वो मैंने अभी आपको दिखा दिया। सो सबसे पहले बात ये होती है कि इंडिया का एक ओशियन रूट था, उसको फाइंड करने के लिए प्रिंस हेनरी आते हैं और वो कौन थे, एक नेविगेटर के रूप में जाने जाते थे। तो यहाँ पे हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ओके। 1487 में क्या होता है, बार्थोलोमेव डाइस इंडिया आते हैं,
बट वो इंडिया तक नहीं पहुँच पाते और वो पहुँचते हैं कहाँ पे? केप ऑफ गुड होप, जो कि कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। अब हम थोड़ा-सा केप ऑफ गुड होप देख लेंगे, ये रहा हमारा अफ्रीका। देखिए, यहाँ से ये चले होंगे तो ये रहा हमारा केप ऑफ गुड होप। कौन चले थे? बार्थोलोमेव डाइस। तो बार्थोलोमेव डाइस दिखने में कैसे थे? ये इस तरीके से थे, ठीक है? तो भाई पिक्चर भी देखेंगे। अच्छा, अब कहानी क्या होती है? 1497 में ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास होती है, स्पेन और पुर्तगाल के बीच में। तो स्पेन को जो था वो वेस्ट का साइड मिल जाता है और पुर्तगाल को ईस्ट का साइड मिल जाता है। और ये ट्रीटी जो होती है वो किसके कौन कहाँ पे होती है? अटलांटिक को ये एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन मान के रेखा खींचते हैं। उस रेखा के अकॉर्डिंग ईस्ट और वेस्ट बाँटते हैं। तो ईस्ट तो जो पुर्तगाल में मिल जाता है तभी ये हमारे यहाँ है और स्पेन को क्या मिल जाता है? वेस्ट का साइड। अगर ईस्ट का साइड स्पेन को मिल जाता तो स्पेन हमारे यहाँ आ जाते, पुर्तगाल कहाँ पहुँचते? वेस्ट में। ओके। अच्छा, अब ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास हुई तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कैप बर्डे आइलैंड्स में। क्लियर कट है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब कहानी क्या होती है? 1498 में वास्को ड गामा भारत आए। क्लियर कट है? अब इनके साथ क्या कहानी होती है कि इनको कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो लीड कर रहा होगा। अरे भाई, एक एग्जांपल समझिएगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी गाँव में रहते हैं और आपको दूसरे गाँव में जाना है, तो आप किसी से एड्रेस तो पूछेगा, आजकल तो गूगल चल रहा है। आप उस दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे, भई ये बताइए फलाने गाँव जाना है। तो व्यक्ति कहेगा ठीक है, मैं आपको छोड़ दूँगा वहाँ तक। इसी तरीके से ये सारा रोल कर रहे थे अब्दुल माजिद, ठीक है? और जहाँ जाना था यानी कि वास्को डी गामा जब कालीकट पे आए तो उस टाइम वहाँ का रूलर जो थे वो थे जमूरियन, जिनको समूथिरी के नाम से भी जानते हैं और वो करने क्या आए थे? ब्लैक पेपर का ट्रेड करने। कौन? वास्को डी गामा। क्लियर कट है? अच्छा, 1500 में क्या होता है? लगभग 2 साल बाद देखिए, इस तरीके से हम अरेंजमेंट फॉर्मेट में चल रहे हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आराम से तैयार हो जाएगा हमारा स्पेक्ट्रम, 800 पेज हम कंप्लीट कर लेंगे 4 से 5 घंटे में। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जब यू कैन से दैट 1500 में आते हैं तो फैक्ट्री बनाते हैं कैलीकट में, ठीक है? कैलीकट पे जब फैक्ट्री बनाते हैं तो अब देखिए, कैलीकट पे वास्को डी गामा ने तो फैक्ट्री नहीं बनाई। अब यहीं से हमारे लिए क्वेश्चन पुट हो जाता है कि कैलीकट पे वास्को डी गामा की फैक्ट्री थी? नहीं। फैक्ट्री किसकी थी? फैक्ट्री फैक्ट्री थी पेड्रो अल्वारेज कैब्रल की। क्लियर कट है? अच्छा, अब इनकी फाइट भी होती है। इनकी फाइट होती है लोकल रूलर के साथ और कैब्रल। तो कैब्रल और लोकल रूलर की जब फाइट होती है तो कैब्रल साहब ये कहते हैं कि ठीक है, देखिए आप मेरी बात मान लीजिए क्योंकि मैं जीत चुका और कोचीन और कैनाडोर आप मेरे को दे दीजिएगा। तो लोकल रूलर जो थे कैलीकट के, वो कोचीन और कैनाडोर किसको दे देते हैं? कैब्रल को। क्लियर कट है? अब क्या होता है? 1501 में द्वारा वास्को डी गामा केम, ठीक है? और ये अपनी फैक्ट्री, अब देखिए ये फैक्ट्री कैलीकट पे ना बना के कहाँ बनाएंगे? एक पार्ट बच गया था, जो एक कोचीन था, एक कैनाडोर था। तो कैन्नूर पे वास्को डी गामा अपनी क्या बना लेंगे? फैक्ट्री बना लेंगे, ठीक है? तो अब तक हमने 2 पढ़ लिए। एक पढ़े हमने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, जो कि अपनी फैक्ट्री बनाएँगे कैलीकट पे और वास्को डी गामा अपनी कहाँ बनाएँगे? कैन्नूर पे। अब हमारे पास 1 रह जाएगी, 3 सी थी ना? 3 सी में एक तो कैलीकट, एक कैन्नूर, एक कोचीन, ठीक है? तो 2 पे फैक्ट्री बन गई। अब एक बची हमारे पास कोचीन। कोचीन देखेंगे कौन बनाता है आगे। फिर आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में, ठीक है? और ये कोई भी फैक्ट्री नहीं बनाते। यही क्वेश्चंस हमारे लिए यूपीएससी में बन के तैयार हो जाता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब वो आते हैं तो क्या वो फैक्ट्री बनाते हैं? नहीं बनाते। और ये पॉलिसी लेके आते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये हमारे लिए थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको हम कार्टे सिस्टम भी बोलते हैं, ओके? और ये मास्टर थे किसके? इंडियन ओशियन के। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्लियर कट है? आगे क्या कहानी होती है फिर इसमें? ये फर्स्ट गवर्नर गवर्नर भी थे और इनका जो टर्म था वो 3 साल के लिए था। ये क्या करते हैं? ये सीज करते हैं। अब देखिए, ये बात आ जाती है आपके सामने कि ऐसा पोर्तुगीज़ कौन था जिसने एडेन, ओर्मेज और मलक्का को सीज किया था? तो वो आपको याद रखना है, वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ओके? और ये जो फोर्टिस कुछ किले बनवाते हैं जैसे अजददिब्बा पे, कोचीन पे, कैन्नूर पे और किलवा पे। क्लियर कट? अच्छा, अब क्या होता है 1507 में इजिप्ट और गुजरात जो नेवी होती है वो किल्ड कर देती है किसको? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो पुत्र होता है उसको ये लोग मार देते हैं। कौन? इजिप्ट और उसके साथ कुछ गुजराती भी होते हैं। फिर 1509 में लगभग 2 साल बाद अल्फांसो डी अल्बुकर आएँगे, ठीक है? ये फाउंडर किसके थे? ये थे रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज़। तो एक क्वेश्चन हमारे पास पुटअप हो जाता है कि पोर्तुगीज़ का रियल फाउंडर कौन था? तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर। ये अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाएँगे? कोचीन में। तो तीनों सी बन गई। एक आपकी कैलीकट, एक कैन्नूर और एक कोचीन। तो कैलीकट वाला तो हमें पता ही था, पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल। और एक हमारे पास था कैन्नूर वाला वास्को डी गामा और कोचीन वाले हमारे पास कौन हो गए? अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
कंफ्यूजन नहीं होना है, 3 सी पे फैक्ट्री बनी थी, आपको याद रखना है कैलकट पे वास्को ड गामा की नहीं थी। अक्सर लोग यहीं कन्फ्यूज़ होते हैं, ओके? अच्छा, अब ये क्या करता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क? ये इंट्रोड्यूस करता है परमिट सिस्टम, तम्बाकू, कैशूनट, ठीक है? और ये एक्वायर क्या करता है? ये जो बीजापुर के सुल्तान से उनसे गोवा को एक्वायर कर लेता है और ये क्या एबॉलिश करता है? सती प्रथा, ये बहुत अच्छा काम करके जाता है। और ये एनकरेज करता है कि भाई ठीक है यहाँ रह रहे हो तो लोकल वाइफ्स बना लो। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सेंस लगा के लगा सकते हो यहाँ पे फांसो क्या यहाँ की लेडीजों को, ये सेंस लगा सकते हो थोड़ा-सा। चलिए आगे 1529 में देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर इसको भी आप टाइपिंग करा देते, नहीं यही तो मज़ा है पढ़ने का, आपको लगे कि नोट्स फॉर्म में भी पढ़ा हमने और उस फॉर्म में भी पढ़ा, ठीक है? अच्छा, नीनो दो कुनाह 1529 में आते हैं और ये अपनी फैक्ट्री, अब ये कहते हैं भाई ठीक है, अल्फांसो डी जो सॉरी आपके या अल्फांसो डी अल्बुकर्क होते हैं, उनसे बोलते हैं भाई ठीक है बहुत दिन हो गए आपको कोच्चि रहते-रहते, चलो यार अब गोवा चलते हैं। तो ये अपना हेडक्वार्टर कहाँ ले जाते हैं? गोवा। वो कौन थे? नीनो दा कुनाह और ये स्टेबलाइज़ करेंगे फैक्ट्री कहाँ पे? हुगली पे, ठीक है? अच्छा, अब फाइट होती है इसी टाइम पे नीनो दा कुनाह के टाइम पे बहादुर शाह जो कि गुजरात और हुमायूँ के बीच में। तो सीधी-सी बात है यार, हुमायूँ को हराने वाला कौन है? ठीक है? और ये बहादुर शाह जो होता है वो पुर्तगीज़ शिप को क्या करते हैं ये किल करता है, ठीक है? अच्छा, ये क्या चाहते थे और इंक्रीज़ पुर्तगीज़ इन्फ्लुएंस इन बंगाल। ये बंगाल में पुर्तगीज़ ज़्यादा हो, ये कौन चाहता था? नीनो दा कोनहा, ठीक है? अब आगे चलते हैं फिर हम। आगे सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे एक मैंने हेडिंग डाली है कि फेवरल कंडीशन क्या थी? फेवरल कंडीशन की देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि पुर्तगीज़ के लिए फेवरल कंडीशन क्यों बन गई इतनी अच्छी? तो उसका सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे भारत में गुजरात को छोड़कर और लगभग 1458 से लेके 1511 तक, ठीक है? इस पे क्या था कि महमूद बेगड़ा, जिसे अब बेगड़ा बोला जाता था, उसका शासन था, ठीक है? गुजरात को छोड़कर उसका ऑल इंडिया पे क्या था? शासन था। एक तो कहानी ये थी, ठीक है? अच्छा, दूसरी क्या थी? जो दक्कन था वो बहमनी एम्परर वहाँ पे दिख रहा था और ईस्ट में क्या था? चाइनीज़ शिप को लिमिटेड कर दिया गया था। तो ये एक्चुअली में जो महमूद बेगड़ा या बेगड़ा बोला जाता था इनको राजा को, तो इनका सीन क्या था? इन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम अपनी नेवल पावर को इतना एक्सपेंस करें, इतना एक्सप्लोर करें। तो ये लिमिटेड रहे, इसलिए एक कंडीशन बनती गई किसकी? पुर्तगीज़ की। तो आपसे हो सकता है एमसीक्यू बन जाए कि व्हाट इज़ द फेवरल कंडीशन ऑफ द पुर्तगीज़ टू एम्पायर इन इंडिया? सो आप याद रखेंगे कि उस टाइम जो था महमूद बेगरा या बेगड़ा बोला जाता था, वो गुजरात को छोड़कर ऑल इंडिया में क्या करते थे? शासन करते थे और जो दक्कन था वो बहमनी एम्परर थे वहाँ पे और ये भी बहुत छोटे-छोटे पार्ट्स में बँटा हुआ था और ईस्ट में अगर हम बात करें तो वहाँ पे चाइनीज़ शिप थी और चाइनीज़ शिप की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपना लिमिटेड कर दिया था, ठीक है? तो नेवल पावर को एक्सपेंस करने के बारे में नहीं सोचा, इस वजह से इनके लिए फेवरेबल कंडीशन बन गई। चलिए फिर हमारे पास एक बन जाता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पुर्तगीज़। तो पुर्तगीज़ की अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इसकी सीन क्या था? इसमें देखिए एक वायसराय होता था जिसको हम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बोलते थे और हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ये क्या करता था जो 3 वर्षों तक अपने सचिव यानी कि सेक्रेटरी के साथ 3 वर्षों के बाद ये किए फिर तो उसके बाद ये एक पर्षदीय चलाया करता था, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पुर्तगीज में हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता था? वाइसरॉय करता था और वो अपने सचिव के साथ 3 साल के लिए उसके बाद वो काउंसिल यानी कि आप कह सकते हो परिषद का कार्य करता था, ठीक है? तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या है, यहाँ पे था हमारे पास फिर एक और था बैंडो दा फजेदा। ये ये भी एक वाइसरॉय के अंडर पार्ट्स था, जो रेस्पॉन्सिबल था किसके लिए? रेवेन्यू फोर्टेस, कार्गो, डिस्पैच फ्लीट मतलब इस हम कह सकते हैं जो वेडोर द फजेडा का स्थान था वो राजस्व, माल और बेड़े के प्रेषण के लिए ज़िम्मेदार था जिसको हम डिस्पैच ऑफ फ्लीट बोलते हैं, ओके? तो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई है आपकी, ये आपकी पिक्चर जो है वो पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल है। अब पेड्रो अल्वारेज़ कैब्रल ने अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाई ये आपको ज़रूर थोड़ा-सा कहीं साइड में लिखते जाएँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हैं, ठीक है? वास्को डी गामा के बारे में तो हम पढ़ ही चुके, ठीक है? नीनो दहा ये कुनाह है अपने, ठीक है? अच्छा, अब देखिए अब यहाँ से हम सीधा एमसीक्यू पे पहुँचते हैं 2021 में आया था। इज़िली निकालेंगे उस किस फॉर्मेट में आया करते थे क्वेश्चंस, तो देखते हैं ये है विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2021 में आया था ये क्वेश्चन
द डच स्टेबलाइज्ड देयर फैक्ट्रीज वेयरहाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय द गजपति रूलर्स। अब देखिए डच और गजपति रूलर कोई डिफरेंस तो काफी निकल के आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर और सुल्तान। ये हमारा जो अभी हमने एक पेज क्लियर किया था, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये रहा हमारा, ओके, यहाँ से हम चलते हैं। ये है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यहाँ पे है गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। इसका मतलब ये है कि दूसरा वाला ऑप्शन तो हमारा सही निकल के आ रहा है। अगर दूसरा हमारा सही निकल के आ रहा है तो हमारे पास से एक तो ये चला गया, ठीक है, दूसरा इसमें इसमें इसमें, और उसके बाद क्या है, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज ए फैक्ट्री एट मद्रास ऑन प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। यस इट्स राइट, ये बात सही है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक चीज हम देखेंगे कि द डच established their factory warehouse on the east coast on land granted to them by the गजपति रूलर्स। तो देखिए ये अगर हम फैक्ट्री की बात करेंगे तो उन्होंने फैक्ट्री तो अपनी मसूलीपट्टनम में बनाई थी। तो ये गजपति रूलर तो काफी टाइम और आगे पीछे का वेरिएशन आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को निकालेंगे तो पहला वाला हमारे पास से चला गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, 2 एंड 3। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हम। अब दूसरे पेज पे आते हैं। दूसरा पेज क्या कहता है हमारा, ओके। 1579 में क्या होता है, एक लेटर इशू किया जाता है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, क्लियर दिखेगा। ओके, तो देखिए हम अभी एक अब क्रम वाइज चल रहे हैं, तो क्रम वाइज में हम देखते हैं 1579 में क्या होता है, एक लेटर इशू किया जाता है अकबर के द्वारा, और किसके लिए, पुर्तगीज के लिए, कि भाई ठीक है आप प्रीस्ट को भेजो। जब ये बहुत सारी बातें चलने लगी उनकी आपस में, तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई हम प्रीस्ट भेजेंगे, तो अगर अकबर मान गया तो पूरा अकबर का कुनबा जो है वो किसमें बदल जाएगा, क्रिश्चियन धर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो 1580 से लेके 1583 में क्या होता है, रोल्डोफो एक्वाविन और एंटोनियो मोन्सोरट आते हैं और ये वापस चले जाते हैं। ये पहला ग्रुप था, ठीक है, जो कि पुर्तगीज प्रीस्ट थे, उनका पहला ग्रुप, ये फेल हो जाते हैं। अब आपको याद रखना है यूपीएससी के लिए 1580 से लेके 1583 में एक ग्रुप आया था, जो ग्रुप फेल रहा अकबर को कन्वर्ट करने में इन क्रिश्चियन धर्म। 1590 से 1592 में एक सेकंड मिशन आता है, ये भी फेल हो जाता है आपका, ठीक है। 1595 में क्या होता है, थर्ड मिशन आता है जिसमें जेरोम जाइवर और इमैनुअल नहारो होते हैं, ये भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप मेरी एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि यूपीएससी को देखिए मैंने यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसको इस तरीके से लगाया है कि आपका एक तो पहले डर खत्म हो रहा है कि यार हमने इसको पूरा पढ़ा या नहीं पढ़ा, टू द पॉइंट है, एज ए नोट्स फॉर्म में है, ठीक है। रिटर्न कराने में इजीली था, आराम से हो जाता, और थोड़ा सा आप इसको ऐसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और आपको ये लगेगा कि ठीक है सर इस तरीके से हमें खत्म करना, स्पेक्ट्रम पढ़ी थी पर इस बेस से नहीं पढ़ी थी हमने, ठीक है। चलिए आप देखते हैं फिर क्या है हमारे पास। तो ये थर्ड ग्रुप भी फेल हो जाता है। फिर 1608 में क्या होता है, कैप्टन हॉकिंस आता है, जो अपनी शिप के साथ आता है जिसका नाम होता है हेक्टर, ठीक है, और ये पहुंचता है कहाँ पे, सूरत में, ठीक। अच्छा, अब यहाँ क्या होता है, ये जहांगीर से परमिशन ले लेता है, और ये एक्चुअली में कैप्टन हॉकिंस था, वो कहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था। और अब देखिए ये कैप्टन हॉकिंस पुर्तगीज नहीं है, ये याद रखना है आपको, और उसको 400 सैलरी पे रख लिया गया, ठीक है। अच्छा, अब हॉकिंस एक्चुअली में क्यों कामयाब रहा उसके बारे में देखते हैं। देखिए अकबर के टाइम पे पुर्तगीज ने बहुत कोशिश की कि भाई ठीक है अकबर जो है चेंज हो जाए, और अकबर जो है हम देखे कि हम लोगों के पास ज्ञान ज्यादा है, पर वो उस टाइम जो है पुर्तगीज कामयाब नहीं रहे। बट जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आता है तो ये कामयाब इसलिए हो जाता है क्योंकि हॉकिंस नो टर्की लैंग्वेज, और ये जहांगीर से बात करता है बिना किसी इंटरप्रेट के। इंटरप्रेट का मतलब होता है जो एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल दे, वो किसी की हेल्प नहीं लेता। कौन, हॉकिंस। हॉकिंस कौन था, एक इंग्लिश था, ये बात आपको समझ लेती है। अब पॉइंट निकल के आता है हमारे पास, यहाँ पे हम पॉइंट पकड़ेंगे। पॉइंट पकड़ने वाला है कि मुगल दरबार में पुर्तगीज तो फेल रहे बट इंग्लिश पास हो गए। ये पॉइंट हमारे लिए याद रखना है कि इंग्लिश तो पास हुए, ठीक है, और पुर्तगीज हमारे पास क्या थे, फेल हो गए। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब क्या 1612 में कहानी क्या चलती है कि पुर्तगीज और इंग्लिश के बीच में फाइट होती है जिसमें इंग्लिश जीत जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उस टाइम सूरत में मुकर्रब खान थे,
अब इस फाइट में क्या होता है कि जो पुर्तगीज थे उनको सेटल कर दिया जाता है कहाँ पे, रिवर बैंक ऑफ बंगाल पे। या आप कह सकते हैं कि पुर्तगीज जो थे, जो बंगाल का जो एक जो बैंक जो सॉरी रिवर थी उसका जो किनारे पे वो सेटल हो जाते हैं और वो कैप्चर कर लेते हैं किसको, हुगली हुगली को, ठीक है। अच्छा, और ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं साल्ट मैन्युफैक्चरिंग की, हाउस की और तम्बाकू की। अच्छा, अब ये सीज़ करते हैं, एक्चुअली में इनका कारण क्या रहा था, ये 2 मुग़ल स्लेव थे, उनको ये सीज़ कर देते हैं पुर्तगीज़। इस चक्कर में इनसे फाइट चलती रही और ये देखिए अब किस तरीके से इंग्लैंड अपना वर्चस्व बनाती जाएगी और वो इंडिया में किस तरीके से अब खुद को स्थापित करती जाएगी, वो चीज़ हम देखेंगे अब, ठीक है? अच्छा, बंगाल में कौन था उस टाइम? कासिम खान, ये थोड़ा-सा हमें देख लेना है। अब क्वेश्चन्स हमारे यहाँ से पुट होता है। क्वेश्चन पुट होता है कि पुर्तगीज़ के डेक्लाइन होने का क्या कारण थे? सबसे पहली बात ये थी, मैं थोड़ा-सा आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा इसमें समझना है। सबसे पहली, पुर्तगीज़ आखिर में क्यों डेक्लाइन हुए? तो 18वीं सेंचुरी में इन्होंने अपनी जो कमर्शियल एक्टिविटी थी उसको खो दिया, ठीक है? अच्छा, इसको थोड़ा-सा और पतला कर लेता हूँ मैं। कमर्शियल एक्टिविटी को उन्होंने खो दिया और यहाँ से हम पिलर ले लेते हैं, ये थोड़ा-सा ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा, हुगली को इन्होंने बेस बना लिया किसके लिए? पायरेसी के लिए, ठीक है? अब देखिए ये चोरी भी करना शुरू कर दिए। भई खुद तो जब तुम एक कहते हैं ना कि जब तुम्हारी कमर्शियल एक्टिविटी खो गई, तो ऐसे तो काम मत करोगे जिससे और दिक्कत हो। अब ठीक है, एक चीज़ से आप निकले दूसरे में घुस गए, क्या? उन्होंने 18वीं सेंचुरी में जो है अपनी कमर्शियल एक्टिविटी को खो दिया और इन्होंने हुगली को बेस बना लिया किसके लिए? बे ऑफ बंगाल में जो भी अगर इनको जो पायरेसी के लिए, ठीक है? जो कहाँ पड़ती थी? बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, आगे देखते हैं। उधर क्या हुआ, मराठा राइज हो गए, ठीक है। सेलसेट और वैसिन जो था वो कैप्चर कर लिया गया किसके द्वारा? मराठा के द्वारा। ये बात अब भी समझनी पड़ेगी। भाई सेलसेट और वैसिन दो एरिया थे जिनको मराठा के द्वारा कैप्चर कर लिया गया, उससे पहले वहां कौन था? पुर्तगीज था। दूसरा, इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो एक्चुअली में कन्वर्जन के लिए बनी थी, हिंदू एंड मुस्लिम टू क्रिश्चियनिटी, मतलब हिंदू और मुस्लिम को किसमें बदला जाए? क्रिश्चियनिटी में। आगे, ये डिसऑनेस्ट ट्रेड किया करते थे। भाई ठीक है, ईमानदारी से ट्रेड नहीं, जैसे किसी से बोला ठीक है आप इंट को दे दीजिएगा, बाद में उसने पेमेंट मांगे, भाई हटाओ इसको, मार दिया। तो डिसऑनेस्ट इनकी ट्रेड पॉलिसी थी। उसके बाद इनका डिस्कवरी, उधर क्या हुआ था, ब्राजील की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, तो कुछ पुर्तगीज उधर भी बट गए। उसके बाद सी रूट जो था वो सीक्रेटली नहीं बचा था सबके, इसलिए तो जो स्पाइस ट्रेड था वो केम अंडर द कंट्रोल ऑफ डच, वो किसके अंडर में आ गया? डच के। तो ये कुछ मेन कारण थे पुर्तगीज के डिक्लाइन होने के। उसके बाद पुर्तगीज के कुछ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण क्या-क्या चीज़ें हमें मिली। फर्स्ट टाइम फॉरेन पावर कम टू इंडिया बाय द सी रूट, ये पहली बार हुआ कि कोई भी फॉरेन पावर इंडिया में आई सी रूट के द्वारा। गेव नबल पावर अमंग, अब देखिए, जो नवल पावर थी, वो चोला जाना करते थे पहले, ठीक है? और जो पुर्तगीज़ थे, इन्होंने ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, मतलब जैसे होता है छोटे-छोटे टुकड़ियों में ड्रिलिंग ग्रुप करना, है ना? ये इन्होंने ही सिखाया हमें। सिपाही बिकम द न्यू टूल ऑफ द इंडिया, देखिए सिपाही वर्ड आप जो बोलते हैं ना, फलाने गाँव में वो सिपाही है, ठिकाने गाँव में वो सिपाही है, तो ये जो टूल था, वो किसके द्वारा दिया गया था? पुर्तगीज़ के द्वारा। और इन्होंने जो टेक्निक थी सी में, उसको इन्होंने इम्प्रूव किया। और द आर्ट ऑफ द सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ को भी ये लेके आए कौन? पुर्तगीज। क्लियर कट है? चलिए आगे चलते हैं फिर हम। फिर हमें मिलता है, अब देखिए इससे इससे उठने वाला हम एक क्वेश्चंस भी देखेंगे। अ, हाँ ठीक है, वो तो हमें नीचे मिलेगा एमसीक्यू। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है, ओके। आगे है हमारे पास द डच। डच की बात करेंगे तो सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस और ओफिमियम, ये सब ये इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। 1596 में क्या होता है, जो कॉर्नवालिस डी हाउटमैन थे, वो सुमित्रा और आपका जो सुमित्रा रीजन्स पड़ता है और वेंटम में, वहाँ पर ये पहुँचे और 1605 में उन्होंने फैक्ट्री स्टेबलाइज़ की, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्रा में पड़ता है। ये वाला एमसीक्यू बना है हमारा, ठीक है? और डच की बात करेंगे तो इन्होंने नागापत्तनम को कैप्चर किया था किससे? पोर्तुगीज़ से, ठीक है? कुछ इनके आर्टिकल थे जो मर्चेंडाइज़ किया करते थे ये इंडिया से, जैसे इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग जो थे ये यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से किया करते थे। टेक्सटाइल और सिल्क की बात करेंगे तो बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल से। साल्ट पीटर कहाँ से? बिहार से। ओपियम और राइस ये गंगा वैली से। ओके, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डच के डेक्लाइन होने का कारण क्या था? बैटल ऑफ हुगली हुई 1759 में, जिसमें डच को डिफीटेड किया गया किसके द्वारा? इंग्लिश के द्वारा। अब देखिए इस तरीके से ये हारते गए और जो डच थे वो एक्चुअली में एम्पायर इन इंडिया डच नॉट इंटरेस्टेड, मतलब वो अपना एम्पायर नहीं खड़ा करना चाहते थे, कौन? डच।
वो सिर्फ कॉमर्शलाइजेशंस के लिए इंडिया आए थे, ठीक है? तो आपको मेरा वॉइस समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पे नोट किया है वो भी आपको क्लियर कट दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब क्या होता है 1599 में मर्चेंट्स एडवेंचर जिसको हम इंग्लिश मर्चेंट कहते हैं। 1600 में क्या होता है क्वीन एलिजाबेथ जो होती हैं वो एक चार्टर इशू करती हैं और वो राइट देती हैं एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग का। किसको? कंपनी के नाम से जिसमें गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लैंडर्स ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज ये पहला नाम था जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं उसका, ठीक है? 1611 में क्या होता है अब देखिए इंग्लिश आप देख रहे हैं किस तरीके से हॉकिंस आया तो उसने जो जहांगीर के दरबार में कैसे बातें की और उस तरीके से हम देख रहे थे पुर्तगीज ने अपने 3 ग्रुप भेजे, तीनों ग्रुप फेल रहे, है ना? जो और वो भी ग्रुप ऐसे वैसे नहीं थे, वो प्रीस्ट के ग्रुप थे। 1600 में क्या होता है अब देख अब यहाँ पर हम ये देखें किस तरीके से इंग्लिश अब खुद को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। तो 1611 में क्या होता है इंग्लिश हैड अ स्टार्टिंग ट्रेडिंग फ्रॉम मसूलीपट्टनम। अब देखिए मसूलीपट्टनम से इंग्लिश ने क्यों स्टार्ट कर दी उसका एक पॉइंट था। पॉइंट क्या था? कि 1667 में क्या होता है ब्रिटिश विथड्रॉ ऑल देयर क्लेम फ्रॉम द इंडोनेशिया। तो ब्रिटिश ने ये बोला कि ठीक है साहब हम तो इंडोनेशिया से जा रहे हैं किससे? डच से और आप इंडिया को छोड़ देंगे। तो ये लिखा है डच रिट्रीव्ड फ्रॉम द इंडिया। तो डच कहाँ से चले जाएंगे? डच चले जाएंगे आपके इंडिया से, ठीक है? और इंडोनेशिया से कौन चले जाएंगे? आपके ब्रिटिश। तो इस तरीके से ये रहा। अब जब डच चले जाएंगे और उन्होंने फैक्ट्री बना लिया मसूलीपट्टनम तो वो किसको मिल जाएगी? इंग्लिश को मिल जाएगी, ठीक है? ये पॉइंट आपको समझना था। तो 1611 में क्या होता है कि इंग्लिश हैड स्टार्टिंग ट्रेडिंग फ्रॉम द मसूलीपट्टनम जो कि आपकी साउथ साइड में पड़ेगी। उसके बाद जहांगीर इम्प्रेस्ड हो गया, वो हमने बताया था पहले ही हमें और उसने फैक्ट्री स्टेबलाइज करने की परमिशन दे दी और उन्होंने कहाँ बना ली? सूरत जो कि वेस्ट में पड़ता है। अब 1615 में क्या होगा? सर थॉमस रॉय स्टेबलाइज फैक्ट्री कहाँ पे? आगरा, अहमदाबाद और भरूच। ये क्वेश्चन यहीं आपका पुट अप हो गया, ठीक है? तो देखिए इस तरीके से निकाला है क्वेश्चन। ये नहीं है कि यार हम कहीं भी बहुत उसमें चले जाएं, नहीं, बहुत इजीली है। सर थॉमस रॉय अपनी फैक्ट्री कहाँ बना रहा है? आगरा, अहमदाबाद, भरूच में। 1600 उसके बाद क्या होता है 22 में बॉम्बे डोरी किंग के रूप में मिला किसको? चार्ल्स को। ये तो हमने पढ़ा ही होगा, दहेज के रूप में देख रहे हैं आप, पूरा बॉम्बे दे दिया गया, ठीक है? किसको? चार्ल्स सेकंड को, जो कौन था? इंग्लिश था। और किसके द्वारा दिया गया? बाई प्रिंस कैथरीन जो कि कौन थी? पुर्तगीज थी, ठीक है? तो एज ए प्रिंस कैथरीन उनकी वाइफ थी, भाई दिया तो ससुर ने दिया होगा, ठीक है? 1632 में क्या होता है? गोल्डन फरमान जारी होता है सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632 में। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से इंग्लिश खुद को मजबूत करते जा रहे हैं कि सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने 1632 में गोल्डन फरमान जारी कर दिया। बॉम्बे डेयरी इनको मिल गई, ठीक है? बॉम्बे एज अ डॉरी के रूप में मिल गया इनको। थॉमस राय ने अपनी आगरा, अहमदाबाद, भरूच में फैक्ट्री बना ली। कैप्टन थॉमस जो था वो सूरत में पुर्तगीज को हरा के वहाँ पे यू कैन से दैट सी रूट उसने जो भी ट्रेडिंग होती थी वो स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो इस तरीके से चलते आओ। देखिए मसूलीपट्टनम इन्होंने डच से बोल दिया ठीक है इंडोनेशिया से हम जा रहे हैं, बट जब आप इंडिया छोड़ोगे तो मसूलीपट्टनम हमें मिल जाएगा, तो वहां से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है? अच्छा आगे क्या है फिर हमारा 1639 में क्या होता है फ्रांसिस्को डे जो रिसीव करता है परमिशन फ्रॉम द चंदागिरी। तो फ्रांसिस्को डे ये भी परमिशन रिसीव कर लेता है चंदागिरी से और ये मद्रास को क्या करता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना? तो ये मद्रास को अपनी और हेडक्वार्टर ये कहाँ बना लेंगे? फिर बनाएंगे मसूलीपट्टनम में, ओके? अच्छा आगे क्या होता है कुछ ईस्ट में फैक्ट्रियां स्टार्ट हुई थी जैसे हरिपुरा है और महानदी डेल्टा है, बालासोर है, उड़ीसा है, ये कहाँ पे? ईस्ट में भी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। तो हम देख रहे हैं साउथ में तो मसूलीपट्टनम, वेस्ट में आपका सूरत। देखिए यही चीज़ हमारे लिए समझनी होती है कि साउथ में तो देखिए मसूलीपट्टनम, वेस्ट में सूरत, ठीक है? और हमारी ईस्ट में है हरिपुरा, महानदी डेल्टा, बालासोर और उड़ीसा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अब इनको इनके बंगाल में किस तरीके से फुट होल्ड पड़े, तो शाह शुजा था, उसने इंग्लिश से ट्रेड किया और उनसे लगभग 3000 रुपए ले लिए, ठीक है? और बोला भाई ठीक है आप फैक्ट्री बना लो, कहाँ पे? कासिम बाजार, हुगली, पटना और राजा महल में। 1682 में क्या होता है विलियम हैज और शाइस्त खां में फाइट होती है जिसमें विलियम हैज जीत जाता है और शाइस्त खां को आपको गंगा वैली के माउथ पर भेज दिया जाता है और उससे विलियम हैज क्या कैप्चर करता है? थाना, हिजली, मिदनापुर। अब आप देख रहे हैं थाना, हिजली, मिदनापुर भी मिल गया इनको, हरिपुरा
महानदी डेल्टा, बालासुर जो कि उड़ीसा में पड़ता है वो भी मिल गया, मसूलीपट्टनम पहले ही ले चुके थे ये, आगरा, अहमदाबाद, भरूच में सर थॉमस राय फैक्ट्री बना चुका था। यार इंग्लिश देख रहे हैं आप किस तरीके से आगे बढ़ती है। आगे 1690 में क्या होता है, जॉब चार्नोक जो होते हैं वो जमींदारी लेते हैं 3 विलेज की, कौन-कौन सी, सुल्तानेती, गोविंदपुर और कालीकट। तो ये चीज़ हमें थोड़ी-सी देखनी थी। अब देखिए यही जब आप स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ेंगे तो हौच-पौच हो जाएगी आपके दिमाग में। बट यहाँ हौच-पौच नहीं है, क्लियर कट है कि किस तरीके से उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया था इंग्लिश ने, ठीक है? तो अब हम एमसीक्यू पे आते हैं, एमसीक्यू से पहले थोड़ा-सा और देखेंगे हम, ओके? एमसीक्यू देखते हैं राइट पहले। In the first quarter of the 7th century, in which of the following as were the factory in English East India Company located? तो वरुच है, चिकोले है और त्रिचुनपोली है। अब देखिए ये तो हमने पढ़े ही नहीं यार। अच्छा ये बताइए, अभी हमने ये कहीं पढ़ा क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ कि हमने चिकाकोले और ट्रिनचुनपोली ये हमने कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। फैक्ट्री कहाँ-कहाँ थी? मैं थोड़ा-सा आपको फिर बता दे रहा हूँ एक बार। मसूलीपट्टनम, ठीक है? सूरत, उसके बाद आगरा, अहमदाबाद, भरूच और उसके बाद थे हमारा हरिपुरा, मसू महानदी डेल्टा, बालासुर और उसके बाद थाने, उसके बाद हिजली, ठीक है? और उसके बाद आपका मिदनापुर। बट कहीं भी आपको ये नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली आप क्लियर नहीं निकालोगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे उठाओगे, भरूच वाला हमारा क्वेश्चन जो था वो ये है देखिए, 17th सेंचुरी ये आपको सीधा-सीधा इसी लाइन में मिल रहा है ये वाला क्वेश्चंस। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको डिफिकल्टी होगी अगर इससे पूरे पेज से कहीं भी एमसीक्यू बनेगा तो, ठीक है? तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? भरूच। इसका आंसर हमारे पास भरूच हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, आगे देखते हैं फिर हम। आगे है फर्रुखियर फरमान जो है और जिसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ये 1715 में जॉन सरमन के टाइम पे हुआ और इसमें प्रिविलेज मिला उसे कौन-कौन सा? गुजरात, बंगाल और हैदराबाद का। तो जॉन सरमन को प्रिविलेज मिल गया गुजरात, बंगाल और हैदराबाद में कब? 1715 में। और जो बंगाल कंपनी थी वो इम्पोर्ट कर सकती थी, एक्सपोर्ट कर सकती थी बट एडिशनल ड्यूटी उसको नहीं देनी, किसको? कंपनी को। कहाँ पे? बंगाल में। और ये सेटल हुआ था पूरा मामला 3000 रुपए में। कंपनी जो थी वो परमिट यानी कि दस्तक जो है वो ट्रांसपोर्ट गुड के लिए जारी करती थी और कंपनी रेंट मोर फॉर कलकत्ता, कंपनी का जो रेंट था वो कलकत्ता से ज़्यादा था। हैदराबाद में भी इनको कोई ट्रेड ड्यूटी नहीं देनी बट हाँ, मद्रास में ट्रेड ड्यूटी देनी है, किसको? कंपनी को। तो ये फर्रुखसियर फरमान और जिसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, वो किसके बीच हुआ था? जॉन सरमन के बीच में। तो कहाँ ड्यूटी देनी थी, कहाँ नहीं देनी थी, ये थोड़ा-सा आपको देखना है। एक ड्यूटी आपको बंगाल में नहीं देनी और एक आपकी हैदराबाद में नहीं देनी। सूरत जो था वो 10,000 एनुअल पेमेंट में फ्री फ्रॉम द ले ऑफ ऑल ड्यूटी, तो कोई ड्यूटी नहीं लगती और कंपनी जो थी वो सिक्के बना सकती थी, कंपनी कॉइन मिंट कर सकती थी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फ्रेंच की बात करते हैं। फ्रेंच कम इन इंडिया विद द पर्पज़ ऑफ द ट्रेड, ये भी ट्रेड करने के लिए आए, डच भी ट्रेड करने के लिए आए। 1667 में क्या होता है, फ्रैंकिश कॉर्नर ये फैक्ट्री बनाएँगे अपनी सूरत में। देखिए सूरत में इससे पहले इंग्लिश ने भी बनाई, उसके बाद कौन बना रहा है? फ्रेंच भी बना रहा है और ये अपनी फैक्ट्री कहाँ बनाएँगे? माहे, कराईकल, बालासुर, कासिम बाज़ार, ओके। ट्रीटी ऑफ रिस्विक जो होती है, उसमें पुदुचेरी जो होती है, वो फ्रेंच से रिस्टोर के रूप में होती है, ठीक है? आगे चलते हैं फिर हम। अब देखिए, अब है हमारे पास एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी। अब ये कहानी क्या थी? देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँगा। क्या कहानी थी कि फ्रांसीसी जो संघर्ष था, वो लगभग 20 साल तक चला, जिसमें अंततः अगर हम कहें तो भई ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। अब यही वाला आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में जो सत्ता थी वो किसकी बनी? वो बनी भैया ब्रिटिश की। बंगाल और कर्नाटक क्षेत्र की बात करें तो आंग्लो जो फ्रांसीसी थे, वो कह सकते हैं आप प्रतिद्वंद्विता में लगे थे, ठीक है? और बंगाल में उस टाइम अलीवर्दी खां जो थे उनका हस्तक्षेप ज़्यादा था और उनकी शत्रुता भी समाप्त हो गई। हालाँकि दक्षिण में एक बेड़े के आगमन के कारण फ्रांस की स्थिति जो थी वो और मजबूत हो गई। सभी अगर हम यूरोपीय शक्ति में बात करें तो फ्रांसीसी भारत में प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति थे। ये तो ख़ैर हमें पता ही है, ये बात हम जानते ही हैं और ये आपको सीक्वेंस ऑर्डर में भी मिल जाएगा। जब आप एमसीक्यू लगाएँगे लास्ट पीसेस का कुछ तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब उसी के बारे में हम थोड़ा-सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था, तो उसमें क्या था, वो हुआ था ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन की वजह से। किसकी वजह से? ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन की वजह से हुआ था और इसमें इमीडिएट केस क्या हुए थे कि इंग्लिश जो थी, इंग्लिश ने सीज़ किया फ्रेंच को
और फ्रेंच ने सीज किया था किसको? मद्रास को। इसके रिजल्ट में क्या होता है 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चपेल होती है। तो ये थोड़ी-सी आपको याद रखनी है। देखिए हालाँकि यहाँ से क्वेश्चंस बना नहीं है अभी तक, बट आपको याद रखना है कि एक्सला-चपेल जो ट्रीटी थी वो किसके टाइम पे हुई? वो हुई फर्स्ट कार्नेटिक वार में, ठीक है? और इसमें क्या होता है मद्रास जो होता है वो गॉट बैक टू इंग्लिश, इंग्लिश को वापस मिल जाता है और नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी गॉट बैक फ्रेंच, ठीक है? अच्छा इसके सिग्निफिकेंट भी क्या थे? बैटल ऑफ सेंट थॉमस होता है। देखिए एक और थोड़ा-सा आप याद रख लेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वार में बैटल ऑफ सेंट थॉमस होता है जो फाइट होती है किसके बीच में? फ्रेंच के बीच में और अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कार्नेटिक जो कि इंग्लिश के सपोर्टर थे उनके बीच में, ठीक है? बट क्या होता है उस टाइम? उस टाइम फ्रेंच फ़ोर्स थी वो जीत जाती है। तो इसी के रिगार्डिंग एक डायलॉग मारा गया कि छोटी आर्मी ने बड़ी आर्मी को हरा दिया। स्मॉल आर्मी जो थी फ्रेंच की थी और लार्ज आर्मी जो थी वो अनवरुद्दीन है, नवाब कार्नेटिक है जो कि इंग्लिश के सपोर्टर थे, ठीक है? और उस टाइम जो थी ये फाइट लड़ी गई थी महफूज़ खान के अंडर में लड़ी गई थी, बैटल ऑफ थेम्स में। अच्छा उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड कार्नेटिक वार में क्या होता है, ये आपकी डुप्लेस लोकल डायनेस्टी की हेल्प की वजह से इंग्लिश जो थे वो पेरिस की हाँ, सो डिफीट हुए थे और इसमें इमीडिएट केस क्या था देखिए फ्रेंच में मुज़फ़्फ़र जंग है, चंदा साहिब है, इंग्लिश में नार्सी जंग है, अनवरुद्दीन है, तो ये आपस में फाइट हुई। अब फ्रेंच के साथ कौन दे रहा था? मुज़फ़्फ़र जंग और चंदा साहिब। नासिर जंग और अनवरुद्दीन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये इंग्लिश की तरफ सपोर्टर थे। इसके रिजल्ट में क्या होता है, ईच पार्टी लेफ्ट हिज पोजीशन यानी कि हर पार्टी ने अपनी क्या थी पोजीशन को छोड़ दिया था। इसी तरीके से थर्ड कार्नेटिक वार होता है, देखिए इसको मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि इससे एमसीक्यू कोई नहीं बना है और आपको थोड़ा-सा इतना इसमें बस इतना समझ लेना है कि फर्स्ट कार्नेटिक वार में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था। इन यूरोप ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिसीव सिलसिला तो जो सिल्ज़ा सॉरी तो बैटल ऑफ बांडीवास हुआ वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच हुआ जिसमें इंग्लिश जीत गई और बैटल ऑफ बिदारा जो हुआ था वो डच और इंग्लिश के बीच में हुआ जिसमें भी इंग्लिश जीत गई। तो बैटल ऑफ बांडीवास और बैटल ऑफ बिदारा ये दोनों में इंग्लिश की जीत हुई थी पर बांडीवास में फ्रेंच था और बिदारा में डच था। ओके चलिए आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है केजेस ऑफ इंग्लिश सक्सेस एंड फ्रेंच फेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने के पूरे चांस इंग्लिश क्यों सक्सेस हुई और फ्रेंच क्यों फेल हुई तो इंग्लिश प्राइवेट एंटरप्राइजेस थी और इस पे गवर्नमेंट लेस गवर्नमेंट कंट्रोल था इस पे नेवी सिस्टम इनका अच्छा था इंग्लिश हैव थ्री इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कलकत्ता बॉम्बे मद्रास ये इंग्लिश के एंटर में थे इंग्लिश जो कमांडर थे वो सुपीरियर थे किससे फ्रेंच कमांडर से जैसे सर आयरकुट है मेजर स्टिंग लॉरेंस है, रॉबर्ट क्लाइव है। फ्रेंच की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ थी और ये हाई गवर्नमेंट कंट्रोल था इस पे फ्रेंच पे। नेवी सिस्टम था इनका डाउन था, ठीक है? और कंपैरिज़न ऑफ द इंग्लिश तो इंग्लिश से इनका अगर हम कंपैरिज़न करते हैं फ्रेंच का नेवल सिस्टम का तो वो डाउन था। फ्रेंच ओनली वन प्लेस कहाँ पे? पुदुचेरी में और फ्रेंच कमांडर ओनली डुप्लेक्स। समझ रहे हैं आप? तो देख रहे हैं अंतर करने पे भी निकल के आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये प्राइवेट थी, दूसरी बात गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पे बहुत कम था, नेवी सिस्टम अच्छा था और ये अगर हम बात करें तो 3 प्लेसेस पे थी। उसके बाद इसमें कुछ कमांडर भी अच्छे थे, तो ये देख रहे हैं आप मेंस पर्सपेक्टिव से इसको लिख डालेंगे आराम से और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज़ जो फ्रेंच था और इसमें हाई गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं उसके बाद देखते हैं व्हाई द इंग्लिश सक्सीड अगेंस्ट द यूरोपियन पावर। इंग्लिश क्यों सक्सीड हुई यूरोपियन पावर के अगेंस्ट में? सो देखिए इनका मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था। इनकी गवर्नमेंट जो स्टेबल थी, इनका लेज़र ज़ील फॉर द रिलिजन, ठीक है? मतलब रिलिजन को लेके इन पे बहुत कम जज़्बा था। यूज़ ऑफ डेप्थ मार्केट का यूज़ करते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस की बात करते थे। नबिलियन उनका जो नवल सुपीरियरिटी थी वो बहुत बेटर थी। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज़ इनकी वो भी बेटर थी। तो अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे। ये प्रेडिक्टेबल एमसीक्यू है, हो सकता है इस पे क्वेश्चंस बने, तो 2 क्वेश्चंस हमने लगा लिए अभी तक। ठीक है, तीसरे पे आते हैं हम। देखिए आप इसको निकालेंगे क्वेश्चंस को with reference to the cases of the success of British and failure of the French in India, which of the following statement is are correct? So, getting huge wealth and manpower from the conquest of the Bengal by the British. Yeah, it's right. Naval superiority of the British ये भी बात सही है.
फ्रेंच एज अ प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि फ्रेंच अगर प्राइवेट कंपनी होती तो वो इंग्लिश वालों को टक्कर देती। ओके, तो थर्ड वाला हमारा पास गलत हो गया, तो इसका मतलब ये है हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, ओनली पेयर टू। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। ये 2023 में हमारे इस टाइप से क्वेश्चन बनने लगे हैं। अब हम आ जाते हैं ये चैप्टर नंबर 4 पे। देखिए ये हमने लगातार चैप्टर 3 कंप्लीट किए हैं आपके, ठीक है। चैप्टर 3 कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़े हैं। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पे देखेंगे क्या है हमारे पास। फोर्थ पे देखते हैं हम इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो एक्चुअली वो मुगल के सामने चैलेंज थे, कुछ एक्सटर्नल चैलेंज थे, कुछ इंटरनल चैलेंज थे, तो उन्हीं के रिगार्डिंग हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल चैलेंज क्या थे, 1738 से लेके 1739 में नादिर शाह आता है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा-सा इतना बड़ा कर लिया, ओके। सो नादिर शाह आता है और उस टाइम मुगल आर्मी थी, मुगल आर्मी को देख रहा था मोहम्मद शाह, ठीक है, कहाँ पे? करनाल में। अच्छा, अब ये नादिर शाह जो था वो पर्शियन एम्परर था। ये क्या होता है, जीत जाता है किसको? लाहौर को, ठीक है। अच्छा, उसके बदले में ये क्या लेके जाता है? पीकॉक थ्रोन है, कोहिनूर डायमंड है, 70 करोड़ रुपए है और इंडस जो ट्रीटी करता है ना? इंडस प्लस काबुल ट्रीटी करता है, वो भी ये गेन कर लेता है। क्लियर कट है? अच्छा, करनाल पे तो ये फाइट होती है, बट ये विन कर लेता है लाहौर को। 1788 से लेके 1767 में क्या होगा? अब आएगा अहमद शाह अब्दाली। ये एक्चुअली में नादिर शाह के बाद आने वाला पर्शियन एम्परर था और ये इंडिया पे आक्रमण करता है मेनी टाइम्स एंड सक्सेसर ऑफ द नादिर शाह, अभी मैंने आपको बताया। 1751 से लेके 52 में क्या होता है, ये कहता है अहमद शाह अब्दाली एक बात कहता है कि भाई ठीक है, तू से मुगल ये मुगल से कहता है बाय अ पीस, अगर आप शांति चाहते हो तो वही पंजाब मेरे हवाले कर दो, तो सीड पंजाब टू हिम। उसके बाद 1757 में क्या होता है, एएसए मतलब अहमद शाह अब्दाली ये कैप्चर करता है दिल्ली को और आलमगीर द्वितीय को ये रोहिला चीफ बना देता है, इसके लिए मुगल एम्परर का। तो मुगल एम्परर का जो रोहिला चीफ था वो बनाता है आलमगीर द्वितीय को और नजीबुद्दौला को ये मीर बख्शी बना देता है। मीर बख्शी का मतलब होता है जो पर्सन सुप्रीम होता है, सुप्रीम एजेंट होता है किसका? अब्दाली का। अच्छा, यहाँ तक बात ठीक है। अब आप समझ रहे हैं कि पर्शियन एम्परर में एक नादिर शाह आया और एक अहमद शाह अब्दाली आया। ये एक्सटर्नल चैलेंज थे किसके सामने? मुगल के सामने। क्लियर कट है? अब क्या होता है कि नजीबुद्दौला को एक्सप्लेन मतलब बाहर निकालने का काम करता है, मराठा चीफ था रघुनाथ रॉय। तो रघुनाथ रॉय क्या करता है, नजीबुद्दौला को एक्सप्लेन करता है और ये पंजाब को कैप्चर कर लेता है। कौन? आपका मराठा चीफ जो था वो रघुनाथ राय। तो अब रघुनाथ राय ये एक्शन ले गया था, इसने छेड़ दिया। वो कहते हैं ना, भाई तूने मेरे आदमी को क्यों छेड़ा? तो मेरे आदमी को क्यों छेड़ा? मैं तेरे को देखूंगा। तो इसी के रिगार्डिंग क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली वापस आता है और मराठा के बीच फाइट होती है। कौन से? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये हमारे लिए थोड़ी सी निकालने वाली बात है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, ठीक है। तो लास्ट आक्रमण भी जो इंडिया पे किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक पर्शियन एम्परर था। ये एक्सटर्नल चैलेंज है किसके सामने? मुगल के सामने। अब इनके सामने कुछ इंटरनल चैलेंज भी थे, जैसे बहादुर शाह फर्स्ट जो था, जिसे हम साहे बेखबर कहते हैं, ये उपाधि इसको दे रखी थी काफी खान ने। किसको? बहादुर शाह को। बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह का हो या मौजम का हो, ये बड़ा बेटा था औरंगजेब का। ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ये दो अपने भाइयों को मार देता है, एक होता है मोहम्मद आजम और एक काम बख्श। तो देखिए आप देख रहे हैं किस तरीके से आपस भाई, ऊपर से तो वो नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली आ ही चुका है, अंदर से भी इनमें बवाल मचा हुआ है कि बहादुर शाह जैसे हम मौजम कह रहे हैं, जो कि औरंगजेब की बड़ा बेटा है, इसके दो भाई होते हैं, मोहम्मद आजम और काम बख्शी, दोनों को मार देता है और साइन ए वे खबर की उपाधि किससे लेता है? काफी खान से। और ये पॉलिसी जो होती है वो एडॉप्ट करता है पैसिफिक पॉलिसी। पैसिफिक पॉलिसी जो होती है वो मराठा, राजपूत और जाट के लिए। ओके, अब आ जाती है जहांदार शाह। सॉरी, जहांदार शाह जब आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ, ये हेल्प लेते हैं जुल्फिकर खान की। किनकी हेल्प लेंगे? जुल्फिकर खान। अब जुल्फिकर खान जो था वो पीएम था जहांदार शाह का और ये स्टार्ट करते हैं इजारा सिस्टम और जिजिया को ये फिनिश कर देते हैं। कौन? जहांदार शाह। क्लियर कट है। और जो इजारा सिस्टम का मतलब होता है फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट। क्लियर कट। आगे देखते हैं फर्रुखसियर क्या अब कहानी होती है। फर्रुखसियर 1700, ये सब इंटरनल चैलेंज चल रहे हैं मुगल के सामने। विद द हेल्प ऑफ, ये लेता है सैयद ब्रदर जिनको हम किंग मेकर कहते हैं।
अब आपसे क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि सैयद ब्रदर को हम किंग मेकर कहते हैं या नहीं? आपको याद रखना है, यस इट्स ए किंग मेकर, जिसमें रहता है अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। क्लियर कट। ये पॉलिसी ऑफ रिलीजियस लेके आता है, जिसमें ये जिजिया और पिलग्रिम टैक्स दोनों को खत्म कर देता है। कौन? फर्रुखसियार। ओके। अच्छा, आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है रफी उद्दौला या रफी उद्दौला बोलते हैं। 1719 में क्या होता है, ये आप कह सकते हो जिसको हम शाहजहां सेकंड जो टाइटल लेता है, इसको टाइटल दिया जाता है किसके द्वारा? सैयद ब्रदर के द्वारा। क्लियर कट है। अच्छा, अब देखिए ये है नादिर शाह। नादिर शाह थोड़ा सा देख लेंगे, आप दर्शन हो जाएंगे आपको। नादिर शाह जो इंटरनल चैलेंज था, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट, ये जो अपने दोनों भाइयों को मार देता है। ओके। और फर्रुखसियार अभी हमने पढ़ा। फर्रुखसियार किसकी हेल्प ले लेता है? फर्रुखसियार लेता है आपका सैयद ब्रदर की हेल्प लेता है, जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली होते हैं, ठीक है। और ये पॉलिसी ऑफ रिलीजियस में जिजिया और पिलग्रिम टैक्स दोनों को खत्म कर देता है। अच्छा, आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है मोहम्मद शाह, जिसे हम रंगीला बोलते हैं। और मोहम्मद शाह जो होता है वो निजाम उल मुल्क की हेल्प से लेकर किनको मार देगा? सैयद ब्रदर को। तो आप देख रहे हैं फर्रुखसियार ने जिनका हेल्प लिया था उनको मारने के लिए तैयार बैठे थे मोहम्मद शाह के साथ निजाम उल मुल्क, जो कि वजीर था। और इसने फाउंड किया था किसको? हैदराबाद को। तो बैटल ऑफ करनाल मैंने आपको बताया था, जो किसके बीच हुई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह वही है, ये रंगीला है जो नादिर शाह के साथ फाइट करता है। कहाँ पे? करनाल पे। और नादिर शाह उस टाइम क्या ले जाता है? लाहौर जीतकर। ठीक है। तो ये इतना ये लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा, इतना अय्याज के अपने महल में नंगा घुमा करता था। इस टाइप की आपने यूट्यूब पे बहुत सी चीजें देखी होंगी। ये इसको रंगीला बोलते हैं हम, नादिर शाह। ओके। सो उसके बाद देखते हैं हम अहमद शाह बहादुर लेफ्ट दी स्टेट उधम भाई, जिसको क्यून मदर कहते हैं। ठीक है। अब आपके लिए एक एमसीक्यू में दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप अरेंज ऑर्डर में लगाएंगे। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है। अरेंज द फॉलोइंग लेटर मुगल एम्परर क्रॉनिकल ऑर्डर्स, जैसे आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाह आलम, अहमद शाह, इनको आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना है। ओके। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेंशन भी कर दिया है, बट अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, एक एमसीक्यू और है हमारे पास। द यहाँ पे है द लेटर मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। ये शाह आलम के सेकंड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसे हम, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते थे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इनका नाम था अली गुहार। क्या नाम था? अली गुहार। इट्स ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सो अब फिर हम अभी इंटरनल चैलेंज ही देख रहे थे, तो इंटरनल चैलेंज में है हमारे पास आलमगीर द्वितीय। ये बात कहें तो ये सन थे किसके? जहांदार शाह के। और बैटल ऑफ प्लासी, अब क्वेश्चन सबसे ये बनता है कि बैटल ऑफ प्लासी जो था वो किसके टाइम, कुछ मुगल एम्परर के टाइम पे लड़ा गया? तो आपको याद रखना है आलमगीर द्वितीय के टाइम पे। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ आलमगीर द्वितीय, कब? 1757 में लड़ा गया था। ये तो खैर हमें पता ही है। उसके बाद फिर हम चलते हैं, फिर हमें मिलता है शाहजहां आलम, सॉरी शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड जो था वो माहे उल मिलाद की उपाधि ग्रहण कर रखी थी उसने। फिर हमें मिलता है शाह आलम 1788 से लेकर 1806 में। इसके टाइम पे देखिए बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर और ट्रीटी ऑफ अलावा। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू जब हमसे पूछा जाता है। इस टाइप से लिखा होगा आपका कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ये किसके टाइम पे लड़ी गई? तो आपको याद रखना है वो था शाह आलम द्वितीय। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये शाह आलम की सभा है, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। ठीक है। तो इसके टाइम पे कौन-कौन सी फाइट लड़ी गई? पानीपत, बक्सर, इलाहाबाद। अच्छा, और इसने एक फरमान इश्यू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जहाँ से वो क्या करें? राइट टू कलेक्ट करें रेवेन्यू को। ठीक। अकबर शाह सेकंड जो था, जो वहाँ पे राजा जो राजा राम मोहन राय बोला जाता है, उनको राजा का जो उपाधि दी गई थी वो अकबर शाह सेकंड के टाइम पे दी गई। और इन्होंने स्टॉप कॉइन ऑन द नेम ऑफ मुगल, तो मुगल के नाम पे जो भी कॉइन बनने उनको स्टॉप कर दिया गया था किसके टाइम पे? अकबर शाह द्वितीय के टाइम पे। नॉट सब्जेक्टेड टू मुगल एम्परर। ठीक है। और उसके बाद हमें लास्ट एम्परर मिल जाता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर बोलते हैं, ये लास्ट एम्परर था किसका? मुगल का। क्लियर कट है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसको अरेंज करने में कोई दिक्कत होगी। एक एमसीक्यू मैंने आपको दिया है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर हम।
अब है देखिए ये अकबर शाह सेकंड है, इसको भी हमने पढ़ा था कि अकबर शाह सेकंड ने एक्चुअली में इसके टाइम पे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई, है ना? और अकबर शाह द्वितीय वही है सारी कहानी। चलिए आगे देखते हैं फिर। अब क्या होता है जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाएगा तो उसके क्या-क्या कारण होंगे? तो उसके कारण देखिए बहुत ही जेन्युइन है, आप आराम से समझ पाएँगे और इसमें से एमसीक्यू बनेगा भी आपका। 2 बेस पे डिक्लाइन हुआ था, एक था एम्पायर रिलेटेड और एक रीजन रिलेटेड। तो एम्पायर में तो आपका स्ट्रक्चर और फंक्शनली केजेस की वजह से हुआ था और रीजन पे आपका टर्मोइल जो अशांति कह सकते हो आप उसको या फिर इनस्टेबिलिटी ठीक है? तो ये 4 कारण थे, 4 कारण में से 2 कारण आपके चले जाते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी मतलब एम्पायर का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी थी, वो भी एक कारण हो सकता है। रीजन में जो अशांति और अस्थिरता फैली हुई थी, वो भी एक कारण हो सकता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। ज़्यादातर एम्पायर जो थे, मोस्ट ऑफ एम्पायर हू केम आफ्टर औरंगज़ेब प्रूव टू बी कैपेबल मतलब उन्होंने खुद को ही कैपेबल बनाना शुरू कर दिया था। कुछ मेजर फैक्टर थे मुगल एम्पायर के डाउनफॉल होने के, वो देखते हैं हम। जैसे ये थोड़े-से आपको याद रखने हैं। हो सकता है आपका एमसीक्यू इसी बेस में बन जाए, जैसे शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ जमींदारी, जागीरदारी क्राइसिस, द रूल ऑफ नोबिलिटी, राइज़ ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, इकोनॉमिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। तो ये 4 रीज़न थे जो आप कह सकते हैं डाउनफॉल हुआ मुगल एम्पायर। तो देखिए शिफ्टिंग एलिगेंस ऑफ जमींदारी इसका क्या मतलब था? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये ज़मींदारी जो थी वो 2 क्लासेस में बँटी हुई थी, एक ज़मींदारी और एक नोबल। थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा। ज़मींदारी और नोबल में बँटी हुई थी, ठीक है? औरंगज़ेब के टाइम पे क्या था, ज़मींदार को पावर ज़्यादा मिली हुई थी और वीकनेस ऑफ एम्पायर मैनी ज़मींदार कार्व आउट इंडिपेंडेंस किंगडम ऑफ द सेल्फ। देखिए इसकी कहानी क्या थी कि अगर मान लीजिए जैसे किसी भी जगह पे अगर मुगल एम्पायर का वर्चस्व चल रहा है, अगर वहाँ से मुगल एम्पायर हल्का-सी भी डेक्लाइन होता था तो वहाँ पे जो राज कर रहा था, भाई सीधी-सी बात है जो ज़मींदार था, तो ज़मींदार को उसको सारी चीज़ दे रखी थी, तो वो क्या करेगा वहाँ पे खुद को राजा घोषित कर दिया करता था, ठीक है? तो ये शिफ्टिंग एलिजेंसेस ऑफ ज़मींदारी के रूप में आया। उसके बाद जागीरदारी क्राइसिस में क्या हुआ था, जैसे इसमें ये था क्योंकि राजपूत और जो सूबेदार थे और मनसबदार थे, तो उनसे जो रिलीजियस की कुछ बातें थी, वो भी उनसे क्या की जाती थी मतलब मतभेद थे उनमें आपस में, है ना? तो एक ये भी रीज़न था आपका। उसके बाद रीजनल एस्पिरेशन की बात करेंगे तो मराठा, राजपूत, जाट मतलब ये रीजनल एस्पिरेशन कुछ ये भी राइज़ हो गए थे जैसे मराठा है, राजपूत है, जाट्स है ना? अच्छा उसके बाद इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ये तो पता ही है, अमीर मनसबदार थे टू लिव द लग्ज़रियस लाइफ सो इकोनॉमिक क्राइसिस तो अमीर मनसबदार जो थे वो लाइफ जो थे वो लग्ज़रियस जिया करते थे। एक वो भी कारण था मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। ठीक है? तो ये 4-5 मैंने कारण बता दिए आपको बट वहाँ से क्वेश्चन्स आपका यही बचेगा देखिए शिफ्टिंग एलिजेंस है, इस तरीके से आपको पूछेगा, ऑप्शन में दे देगा व्हाट इज़ द मेन मेन केसेस मेन केसेस ऑफ डेक्लाइन मुगल एम्पायर तो आप बता देंगे शिफ्टिंग एलिजेंस है, जागीरदार क्राइसिस है, राइज़ ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस है, इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी कहानियाँ हैं, कुछ भी बता सकते हैं, बट आपको इसमें से इम्पोर्टेंट याद रखनी है। आगे देखते हैं फिर क्या है, राइज़ ऑफ रीजनल पावर जैसे सक्सेसर स्टेट, तो कुछ उसकी सक्सेसर स्टेट बन के निकली किसकी मुगल एम्पायर की जैसे अवध, हैदराबाद, बंगाल, ठीक है? कुछ इंडिपेंडेंस स्टेट बन के निकली जैसे मैसूर, राजपूत और केरला और कुछ इसकी न्यू स्टेट निकली जैसे सिख, जाट, मराठा, क्लियर कट है? तो यहाँ तक आपको ये देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अब आगे यहाँ पे भी मैंने आपको लगाने की कोशिश की है, सक्सेसर स्टेट में क्या था, क्या नहीं था, जैसे यहाँ पे लिख दिया है हैदराबाद, अवध, बंगाल है, इंडिपेंडेंट स्टेट है आपकी राजपूत, मैसूर, केरला है और रिबेल्स स्टेट्स हैं जैसे आपकी जाट, सिख, मराठा। तो ये वो सही सारी कहानी है, बट आपको एक बार इसको ज़रूर याद रखना है, बहुत ही सरल है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक है आपका मैं थोड़ा-सा एक बार रिपीट और कर रहा हूँ, सक्सेसर स्टेटस की बात करेंगे स्टेट्स की बात करेंगे तो अवध, हैदराबाद और बंगाल। इंडिपेंडेंस में आपका मैसूर, राजपूत और केरला और न्यू स्टेट में सिख, जाट, मराठा, ठीक है? चलिए, अब हम सर्वे ऑफ रीजनल किंगडम की बात करेंगे, तो हैदराबाद जो था, हैदराबाद में जो था, आसफ जहाँ हाउस ऑफ हैदराबाद के तो हैदराबाद के हाउस की बात करेंगे तो वहाँ पे आसफ जहाँ थे, फाउंडर खिलिज खां, निज़ाम उल मुल्क था। अच्छा खिलिज खां की बात करेंगे, तो मुअज़्ज़िन खान वर्सेस खिलिज खां। इनमें सॉरी ये एक फाइटिंग हुई जिसमें खिलिज खान जीत जाता है। वॉर जो हुआ था उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ सकरखेड़ा। ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है
कि मुअज़्ज़िन खान और किलिच खान में जो फाइट हुई थी वो बैटल ऑफ सकरखेड़ा में हुई थी, जिसमें किलिच खान जीत जाता है और ये टाइटल लेता है किसका? आसफ जाह का, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बैटल ऑफ सकरखेड़ा ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद रिलेवेंट और लोग भी थे हैदराबाद में, जैसे निज़ाम उल मुल्क है, जुल्फ़िकार खान है, मुअज़्ज़िन खान है। तो जो जुल्फ़िकार खान था, वो आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट इन दक्कन, तो दक्कन में इंडिपेंडेंट स्टेट की अगर कोई बात करता था, तो वो था जुल्फ़िकार खान, उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है? आफ्टर दैट अवध की बात करेंगे तो अवध में फाउंडर थे सादत खान, जो कि एक शिया था, और बुरहान मुल्क दूसरा नाम है इन्हीं का, सादत खान का, जिसका नाम था बुरहान मुल्क। ये सक्सीडर थे किसके? सफदरगंज के। बंगाल की वो देखिए, ये कुछ रीजनल किंगडम थे उस टाइम के, उनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आपका हैदराबाद, अवध और बंगाल ये सक्सेसर स्टेट थे किसके? आपके मुगल एम्पायर के, ओके? अच्छा, तो इसमें थे यही थोड़ी-सी उसके अंडर की डीपली पढ़ रहे हैं। अब आप ये सोचोगे ये हम कहाँ से पढ़ने लग गए? ये भई हम कहीं से नहीं पढ़ने लग गए, ये हम यहीं से पढ़ने लग गए कि अवध, हैदराबाद और बंगाल ये क्या है? आपके सक्सेसर स्टेट हैं, ठीक है? तो इसमें आपको मुर्शिद कुली खान था एट द प्रॉस्पर स्टेट ऑफ बंगाल, और मुर्शिद कुली खान के बाद आया आपका सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन के बाद आया सरफराज खान, और सरफराज खान के खान बाद आया आपका अलीवर्दी खान, ठीक है? राजपूत की बात करेंगे तो जय सिंह द्वितीय और दुर्गादास राठौर ये राजपूत में थे, और राजपूत थे किसमें भाई? ये थोड़ा-सा आपको याद रखना है, ये आपके इंडिपेंडेंस स्टेट में थे किसके? मुगल एम्पायर के। अच्छा, उसके बाद केरला सॉरी मैसूर में आपका ईस्टर्न वेस्टर्न घाट पे वोडियार थे, और यहाँ पे हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है? अहमदाबाद उसमें अहमद शाह था। केरला में मार्तंड वर्मा, कैपिटल जो थी वो त्रावणकोर थी, इनकी बाउंड्री इनकी थी कन्याकुमारी से लेके कोचीन तक, जाट। फिर आगे हम ये न्यू स्टेट थे, देखिए यही चल रहे हैं अभी हम, ठीक है? तो जाट की अगर हम बात करेंगे तो ये जाट और वर्सेस मुगल में फाइट हुई, तो इसमें मुगल वाले जीत गए, ठीक है? और कहाँ पे हुई थी? ये मथुरा में हुई थी, जिस उस टाइम जो था जीनत पे थे चूड़ामन, बदन सिंह और सूरजमल, ठीक है? कहाँ पे जीनत पे थे? ये आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ में। सिख की बात करेंगे तो 1675 में क्या होता है? औरंगज़ेब अरेस्ट हो जाते हैं, सॉरी औरंगज़ेब अरेस्ट करते हैं 9th गुरु ऑफ तेग बहादुर, ठीक है? और 10th गुरु गोविंद सिंह को। भाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये सपोर्ट सपोर्ट कर देते हैं कश्मीरी पंडितों को। तो जो सिख के 9वें गुरु और 10वें गुरु होते हैं, उनको औरंगज़ेब क्यों अरेस्ट करता है? क्योंकि भई वो लोग कश्मीरी पंडितों की सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इसकी फाइट जो होती है बंदा बहादुर से होती है, और 12 मिसल और कॉन्फिडेंसी उसी टाइम पे बनाई जाती है। इसके लीडर जो होते हैं, वो रणजीत सिंह होते हैं, शुक्र चुकरिया मिसल जिनको बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इसको जो कंट्रोल करते हैं, वो जो रणजीत सिंह वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं? सतलज से लेके झेलम तक करते हैं। और ये लाहौर को कन्कर करते हैं, उस टाइम भी अमृतसर को कन्कर करते हैं, मतलब जीत लेते हैं। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है ब्रिटिश और अमृतसर में, ठीक है? और आर्मी जो थी वो मॉडर्नाइज़्ड विद यूरोपियन, तो ये जो सिखों ने सपोर्ट ली थी वो किससे रखी थी? यूरोपियन से, ठीक है? अच्छा, अब हम ट्रिपार्टी ट्रीटी की बात करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शाह सुजा होगा, रंजीत सिंह होंगी और ब्रिटिश होगा। तो शाह सुजा और रंजीत सिंह और ब्रिटिश किसमें? ट्रापर्टी ट्रीटी में, ओके? अच्छा, चलिए, अब फिर हम आ जाते हैं, ये थोड़ा-सा आपके लिए देखने के लिए है। अब हम आ जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया की क्या थी 18वीं सेंचुरी में, उसको देखेंगे। इससे एमसीक्यू डायरेक्ट बना है, यहाँ से एमसीक्यू ही नहीं उठाया, तो इसलिए मैंने इसको आपको इस तरीके से बता दिया। तो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम जो थी हमारी टेक्नोलॉजी जो जो टेक्नोलॉजी थी वो बैकवर्ड थी, हार्ड लेबर था। 18वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 18वीं सेंचुरी में हमारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी? तो टेक्नोलॉजी हमारी बैकवर्ड थी, हार्ड लेबर थी, और जो पीसेंट थे उनको रेवेन्यू पेड किया जाता था। स्टेट जमींदार, जागीरदार और रेवेन्यू जो फार्मर होते हैं उनके थ्रू, ठीक है? और यहाँ पे हम जो क्रॉप थी कौन-कौन सी प्रोड्यूस करते थे, जैसे राइस, बीट, शुगर ईटीसी। अच्छा, अब ये तो एग्रीकल्चर एक सेक्टर की बात हो गई। दूसरे सेक्टर में देखते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री। बहुत सारा यहीं से एमसीक्यू डायरेक्ट उठा है। तो इंडिया डिड नॉट इम्पोर्ट फॉरेन गुड्स ऑन लार्ज स्केल। हम उस टाइम 18वीं सेंचुरी में फॉरेन गुड्स को लार्ज स्केल पे नहीं खरीदते थे। हम ज़्यादातर इस एक्सपोर्ट करते थे मोर देन इम्पोर्ट से, ठीक है? इंडिया इज़ नोन एज़ द सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल किसे बोला जाता है?
तो यहाँ पे कुछ आइटम दिए हैं जो हम इम्पोर्ट किया करते थे, जैसे पर्शियन गल्फ से हम पीअल्स है, रॉ सिल्क है, वूल है और डेट्स है, ठीक है? और ड्राई फ्रूट्स हैं। अरेबिया से हम कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग, हनी, चाइना से हम टी, शुगर, सिल्क इम्पोर्ट किया करते थे हम, जैसे तिब्बत से देखेंगे, अभी इम्पोर्ट वाली चल रहा है हमारा गोल्ड, मस्क, वूलन क्लॉथ और अफ्रीका से आइवरी और ड्रग, बहुत सरल है। यूरोपियन से वूलन क्लॉथ, कॉपर, आइवरी एंड लीड्स। देखिए अफ्रीका से सीधी-सी बात है, हाथी के दाँत ही खरीदेंगे। अच्छा, अब हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? देखिए जब भी सिल्क वर्ड आ जाए, तो आप समझ लेना हम एक्सपोर्ट करते थे। जैसे कॉटन सिल्क है, रॉ सिल्क है, सिल्क फैब्री है, इंडिगो है, साल्ट पीटर है, ओपियम है, राइस है। अब देखिए है किस टाइप का, देखिए यहाँ से निकालेंगे हम। ओके क्वेश्चंस 2017 में बना था, आराम से निकाल लेंगे आप। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ द एक्सपोर्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द बंगाल इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। डायरेक्ट एमसीक्यू उठाइए स्पेक्ट्रम से, कंफ्यूज नहीं होना है, भटकना नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आप कहीं भी पढ़ें, बट एक बार सोर्स को, ऐसी सोर्स तलाश लें जो फिल्टर हो आपके लिए। भटकन विद्या आपको कभी सक्सेस नहीं बनाएगी। जैसे रॉ कॉटन, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें करना क्या है, एक्सपोर्ट करना है। तो पहले आप एक्सपोर्ट पर टिक लगा लेंगे, आपका ये रहा एक्सपोर्ट, ठीक है? अब देखिए मैंने बताया था जहाँ सिल्क आ जाएगा उसको करेंगे, ये नहीं होगा। शुगर, साल्ट, जिंक, लीड नहीं होगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइस टी ये भी नहीं होगा। ये तो सब इम्पोर्ट कर रहे थे ना हम। कॉटन, सिल्क, साल्ट पीटर एंड ओफियम, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। साफ-साफ लिखा हुआ कॉटन टेक्सटाइल, रॉ सिल्क, सिल्क फैब्रिक, इंडिगो, साल्ट पीटर, ओफियम राइस। ये मैंने आपका एक चीज़ और बता दूँ आपको, बड़ी जानकर खुशी होगी कि ये जो नोट्स मैंने बनाया है, वो इस फॉर्मेट में बनाया है कि इसको पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू तो लगाएँगे, बट आप प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी लगाएँगे, तो इसलिए पीडीएफ को एक बार देख के ज़रूर पढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। एजुकेशन क्या था 18वीं सेंचुरी में, क्वेश्चन तो हमारा लग गया जो आने वाला था इसमें। एलिमेंट्री एजुकेशन जो दी जाती थी वो पाठशाला और मकसब में दी जाती थी। और मकसब सॉरी जो पाठशाला था वो हिंदू के लिए और मकसद था वो मुस्लिम के लिए। हिंदू हायर एजुकेशन जो थी वो चतुष्पटी या टूल्स बोलते थे हिंदू के लिए और मदरसा जो थे मुस्लिम के लिए। ओके, स्टडी की बात करेंगे तो साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी उस टाइम 18वीं सेंचुरी में। लिटरेचर, लॉ, रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी हमें। और अजीमाबाद जो कि पटना में पड़ता है, ये बहुत बड़ा सेंटर था पर्शियन एजुकेशन के लिए। ओके, चलिए सोसाइटी की बात करेंगे तो हिंदू और मुस्लिम जो थे वो डिवाइडेड थे कास्ट, रेस, ट्राइबल और स्टेट्स में। तो यही क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि 18वीं सेंचुरी में क्या हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड थे, या हिंदू डिवाइडेड थे कास्ट में, या पहले से ही डिवाइडेड थे, ठीक है? अब हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्ट कल्चर। और 1784 में क्या होता है, असफुद्दौला ये बड़ा इमाम बड़ा बनाते हैं कहाँ पे, लखनऊ में। सवाई जयसिंह जो होते हैं वो पिंक सिटी और 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो कि दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन, ठीक है? और साउथ की बात करेंगे केरला में, और देखिए जिज मोहम्मद शाही जो जो हेल्प करता है एस्ट्रोनॉमी में। तो ये आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिज मोहम्मद शाही जो है वो क्या है? अगर हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें ये हेल्प करता है। केरला में था आपका पद्मनाभपुरु प्लेस जो आर्किटेक्चर और मुराल पेंटिंग में बना हुआ है। सित्तार पोट्री आपकी यूपीएससी में आ चुकी है जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में। पंजाब में देखेंगे हम हीर रांझा, और फिर हमें मिलता है कांगड़ा और राजपूत जो मिलते हैं वो आप कह सकते हो कहाँ पे केम इनटू प्रोविंस में, ठीक है, फेमस हुए। चलिए